नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज़ादी के रखवाले। आपके साथ मैं हूं अंकिता। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए, हमारी सेना के लिए, पूरे देश के लिए सबसे गौरवपूर्ण दिन है। हर तरफ पूरा देश इसे हर साल मनाता है और हर साल कई ऐसी कहानियों से रूबरू होते हैं हम, जो हमें हैरत में डाल देती है और जो हमारी आज़ादी को सुरक्षित बनाती है। आज जिक्र कुछ ऐसी ही कहानियों का, आज कुछ ऐसे किस्सों का जिक्र जो देश के जाबाजों के अदम्य साहस का परिचय कराते हैं। आज बात 70 साल में उन जाबाजों का जो हमारी आज की आज़ादी के लिए जिम्मेदार हैं। आज से 70 साल पहले लाल किले की चोटी पर भारत का झंडा फहराकर पंडित नेहरू के साथ साथ पूरे देश ने ये संदेश दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यही वजह है कि देश आज उन्हें याद कर रहा है जिन्होंने देश को 1947 की आज़ादी के बाद भी बाहरी ताकतों से सुरक्षित और महफूज रखा। जिक्र सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हामिद की। ये पहली कहानी उस दास्तान की है जिसने सिर्फ पाकिस्तानी सेना या हुकूमत को ही नहीं बल्कि अमेरिका तक के दांत खट्टे कर दिए थे। 1965 की लड़ाई में जब पाकिस्तान ने नापाक नजरों से भारत की ओर देखा तो भारत का ये सपूत पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सबसे आगे खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के उस वीर सपूत की कहानी आपकी रगों में खून का संचार बढ़ा देगी। उसका नाम अब्दुल हमीद, लेकिन उसकी वीरता को सलाम करने के लिए उसके नाम के आगे वीर लगाया गया। वीर अब्दुल हमीद के पिता उस्मान फारूकी सेना में लांस नायक थे। बचपन से ही पिता से देशभक्ति के किस्से सुन अब्दुल हमीद ने भी सेना में जाने का दृढ़ निश्चय किया और इसी के साथ भारत माता को उसका परमवीर सपूत मिल चुका था। क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद जो थे 4th बटालियन ग्रेनेडियर रेजिमेंट के एंटी टैंक जो है गन की प्लेटून के अंदर थे, जो कि एंटी टैंक तोपें हैं जो कि दुश्मन के टैंक बर्बाद करती हैं। उस प्लेटून में वो अगुआ थे। 8 सितंबर की रात अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेक्टर में तैनात थे। इसी रात 1965 के साल में जब पाकिस्तान ने नापाक नजरों से भारत की ओर देखा तो भारत का ये सपूत पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सीमा पर सबसे आगे खड़ा हो गया और तहस नहस कर दिया उन टैंकों को जिनके लिए अमेरिका कहता था कि इन टैंक्स का भारत के पास कोई जवाब नहीं। जी हां, अमेरिकन पैटर्न टैंक्स। पाक ने इन टैंकों से खेमकरण सेक्टर असल उतार गांव पर हमला किया। इस हमले में एक बारगी तो भारतीय सेना के माथे पर भी पसीना आ गया, लेकिन उस वक्त भारत मां के वीर सपूत अब्दुल हमीद ने मोर्चा संभाला। इस सैनिक की वीरता को देखकर पाकिस्तानी सेना के छक्के छूट गए। एक टैंक को उन्होंने बर्बाद किया और फिर फटाफट अपनी पोजीशन बदली। जब वो पोजीशन बदल रहे थे तो उनको दुश्मन के टैंकों ने देख लिया, अंधाधुंध फायर इनके ऊपर किया। फायर से ना विचलित होते हुए इन्होंने फिर वहां पे एक दूसरे टैंक के ऊपर निशाना साधा और उसको भी बर्बाद कर दिया। अब वो तीसरी बार अपनी जो है लोकेशन बदल रहे थे, अपनी जीप में बैठे, और इस बार तो वो बिल्कुल टैंकों को नजर आ गए और पाकिस्तान के टैंकों ने तिल मिलाकर उनके ऊपर अपनी मेन जो 90 मिलीमीटर की तोपें हैं, जो मशीन गने हैं, उनसे अंधाधुंध फायर गिराया। इस जाबाज जवान के पास बुलंद हौसले के अलावा और कोई हथियार नहीं था। अब्दुल हमीद जब अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तानी टैंकों के सामने खड़े हुए, उस समय उनके पास सिर्फ गन माउंटेड जीप थी। पाकिस्तानी टैंकों के सामने अब्दुल हमीद की जीप तलवार के सामने सुई की तरह थी, लेकिन इस सुई ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया। गन सफर की हालत के लिए तैयार कर। वीर
वीर अब्दुल हमीद ने पाक टैंकों की कमजोरी को भांप लिया था। हमीद ने इन्हीं कमजोर हिस्सों पर निशाना साधना शुरू किया और एक एक कर पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को नेस्तो नाबूद करना शुरू कर दिया। अब्दुल हमीद की वीरता ने भारतीय सैनिकों के हौसलों को पंख दे दिए। हमीद पाकिस्तान के 9 टैंकों को मिट्टी में मिला चुके थे और इसके बाद तो जैसे भारतीय सेना ने पाक सेना पर वो चढ़ाई शुरू की जो इतिहास रचने वाली थी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। लेकिन वीर हमीद यहां पर भी नहीं रुके, वे पाक सैनिकों का पीछा करने लगे। इसी दौरान वीर अब्दुल हमीद की जीप पर एक बम का गोला गिरा। इसमें हमीद गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन हमके दुख तो अंदर रहबे कर, लेकिन एक खुशी हो गई कि दुनिया में नाम का जना कोने कोने नाम है, सब उनका नाम सुनत में खड़ा हो जाए। एक हमके खुशी है। अगले दिन यानी 9 सितंबर को भारत मां का वीर सपूत शहीद हो गया। भारतीय सेना की ओर से उनके निधन की आधिकारिक घोषणा 10 सितंबर को की गई। सरकार ने वीर अब्दुल हमीद की शहादत को सलाम करते हुए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र और फिर सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया। सन 1988 में मशहूर निर्देशक चेतन आनंद ने वीर अब्दुल हमीद पर 1988 में दूरदर्शन पर एक धारावाहिक भी बनाया। इसमें वीर अब्दुल हमीद का किरदार मंझे हुए अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने निभाया। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे। और इन सब के बीच आज भी हर कोई जब परमवीर अब्दुल हमीद को याद करता है तो निश्चित तौर पर देश के लिए वो भावनाएं जागृत हो जाती है जो एक अदम्य साहस को परिभाषित करती है। और अब बात उस जाबाज की जिसने आखिरी दम तक देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। अरुण खेत्रपाल ने लगातार दुश्मन सेना का न सिर्फ सामना किया बल्कि उन्हें तबाह भी किया। तबाही की इन्हीं तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान पस्त हो गया और भारतीय सेना ने जीत हासिल की। उन्नीस 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में पश्चिमी पाकिस्तान में भीषण युद्ध चल रहा था। पाकिस्तान ने कश्मीर को पंजाब से काटने के लिए शकरपुर में बसंतर नदी पर अपनी शक्ति को इतना मजबूत कर लिया था कि वो लगभग अजय दुर्ग सा था। अखनूर के क्षेत्र में लड़ती भारतीय सेना के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। भारतीय सेना के पास एक ही उपाय था कि बसंतर नदी को पार करके पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सीधा उन पर हमला किया जाए। पाकिस्तानी टैंक तेजी से बसंतर नदी की ओर बढ़ रहे थे, जिसके सामने भारतीय सेना के 3 टैंक जिसमें कर्नल मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अहलावत और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल भारतीय सेना की कमान संभाल रहे थे। 3 टैंकों के भीषण आक्रमण से 7 पाकिस्तानी टैंक ध्वस्त हो गए, लेकिन कर्नल मल्होत्रा और लेफ्टिनेंट अहलावत बुरी तरह से जख्मी हो गए। ऐसे समय में पूरी जिम्मेदारी अरुण खेत्रपाल के कंधों पर आ गई। उन्हें वापस लौटने के आदेश मिले, लेकिन उस वीर ने वापस आने से मना कर दिया और दुश्मन के 3 टैंकों से अकेले ही भिड़ गए। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टैंक अकेले ही उड़ा दिए, लेकिन तभी एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा, जिसके कारण उनके दोनों पैर कट गए। टैंक के ड्राइवर ने टैंक वापस लेने को कहा, लेकिन अरुण खेत्रपाल ने ड्राइवर को मैदान पर डटे रहने के आदेश दिए।
और शत्रु का आखिरी टैंक जब उनसे मात्र 100 मीटर की दूरी पर था, तब इस वीर ने दुश्मन पर मशीन गन और गोलों की बरसात कर दी। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के प्रहार से दुश्मन का अंतिम टैंक भी नष्ट हो गया। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के अद्भुत शौर्य और पराक्रम के कारण भारत को एक ऐसी जीत मिली जिससे 71 के युद्ध का पासा ही पलट गया। बसंतर की जीत से पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए। भारतीय सेना ने इस भीषण युद्ध में पाकिस्तान के 45 टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए और 10 पर कब्जा कर लिया, जिसके सामने भारत को मात्र 2 टैंक गंवाने पड़े। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के अद्भुत शौर्य और पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेशनल डिफेंस एकेडमी ने अरुण खेत्रपाल के नाम पर अपने परेड ग्राउंड का नाम खेत्रपाल ग्राउंड रखा है, जो अपने आप में उस वीर के लिए किसी बड़े सम्मान से कम नहीं। कहानी करगिल के वीरों की, वो कहानी जो आपने सुनी तो कई बार होगी, लेकिन आज वो हकीकत जानिए जिस वजह से देश दुश्मनों के खतरनाक मंसूबों से आज भी सुरक्षित है, और इसकी एकमात्र वजह है करगिल के ये परमवीर। या तो मैं तिरंगे को लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर, लेकिन मुझे यकीन है मैं आऊंगा जरूर। ये अंतिम शब्द भारतीय सेना के शेरशाह शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के हैं। आपने ये नाम निश्चित रूप से कारगिल युद्ध के दौरान और उसके बाद कई बार सुना होगा। एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी की लाइनें, ये दिल मांगे मोर को अगर सही मायनों में किसी ने पहचान दी तो वो थे करगिल में भारतीय सेना के बहादुर सिपाही कैप्टन विक्रम बत्रा। काफी टॉर्चर किया गया था और मार दिया गया था। तो कुछ दिमाग में ऐसी ऐसी बातें घूम रही थी, और जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने कैप्चर कर लिया है, तो मुझे थोड़ा भ्रम हुआ और मेरी बात को उन्होंने समझ लिया कि पापा कुछ थोड़े से सोच में पड़ गए हैं। तब उन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने अपनी चोटी 5140 को रिकैप्चर कर लिया है। इस बात को सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। मैं समझता हूं कि दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, और मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। जब उन्होंने चोटियां फतेह की और झंडा लहराया, और झंडे को लहराते हुए देख करके दिल में बड़ा ही गर्व महसूस हुआ कि इन चोटियों का उसने जीता है, और आज बत्रा टॉप के नाम से वो चोटी जो है वो प्रसिद्ध है, जिसे सारी दुनिया जानती है। करगिल युद्ध के दौरान जिस समय कैप्टन बत्रा .4875 से दुश्मनों को खदेड़ने की कोशिश में अपने घायल बहादुर सिपाहियों को वापस ला रहे थे, उसी समय वो दुश्मन की गोली का निशाना बन गए। इस गोली के साथ ही देश का यह बहादुर सैनिक भी शहीद हो गया। सिर्फ 24 वर्ष की आयु में देश के लिए शहीद हो जाने वाले कैप्टन बत्रा का जिक्र आज सिर्फ उनकी बहादुरी के लिए नहीं होता, बल्कि जिस तरह से उन्होंने मुश्किल समय में अपने जवानों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उसकी वजह से भी उनके साथी उनकी तारीफ करते हैं और उनसे आज भी प्रेरणा लेते हैं। तो वहीं पाकिस्तान उस वक्त भी उनसे खौफ खाता था। कारगिल के .4875 से दुश्मनों को खदेड़कर वहां फिर से भारतीय तिरंगा लहराने वाले बत्रा का जिक्र अक्सर आने वाली पीढ़ियों के बीच होता रहेगा।
1999 में करगिल की लड़ाई में अदम्य साहस दिखाने और देश के लिए कुर्बान हो जाने पर उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मई में शुरू हुआ करगिल युद्ध जुलाई में निर्णायक मोड़ ले रहा था। 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात बटालिक सब सेक्टर की खालूबार चोटी को हासिल करने की चुनौती बेहद जोखिम भरी थी। कमान अधिकारी कर्नल रॉय के नेतृत्व वाली टुकड़ी ने दुश्मन की मशीन गन और आरपीजी फायर के बावजूद आगे बढ़ना जारी रखा। 3 जुलाई को खालूबार की चोटी की ओर बढ़ती सैन्य कंपनी के लिए मुश्किलें खड़े करते दुश्मन से निपटने का जिम्मा लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को मिला। उनकी प्लाटून अपने लक्षित स्थान पर पहुंची ही थी कि ऊंचाई वाले सटे इलाके से भीषण फायरिंग शुरू हो गई। लेफ्टिनेंट पांडे ने प्लाटून को तुरंत सुरक्षित स्थान की ओर दिलाई। मनोज कुमार पांडे हम लोगों के लिए आदर्श बन गए। ये जब यहाँ पे आते थे हमारे गांव, तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। हमसे काफ़ी उम्र में लगभग 10-12 साल बड़े थे। तो हम लोगों को बच्चों की भांति इस प्रकार से मोटिवेशन देते थे, इस प्रकार से सेना के लिए हम लोगों में इस प्रकार का रुझान भर देते थे कि हम जब इतने छोटे छोटे थे तो आज उनकी बातों को सुन करके ये लगता था कि हमें भी सेना तुरंत ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। जब वो आते थे तो छोटे छोटे बच्चों को बुला करके उनमें मोटिवेशन करते थे, और जो हम लोग इधर गुल्ली डंडा और ये छोटे अजीब टाइप के खेल रहते जिससे हमारे शरीर में कोई नुकसान हो, ये खेल ना करने के बजाय वो हमेशा हमें कि ऐसे खेल तब सिखाते थे जिससे कि हमारा जो फिजिकल मेंटेनेंस है वो अच्छा हो। निडरता के साथ उन्होंने दुश्मन की पहली पोजीशन पर धावा बोलकर 2 दुश्मनों को ढेर कर दिया। खुद जाकर उन्होंने दूसरी पोजीशन पर भी हमला बोलकर 2 और दुश्मन मार गिराए। माथे पर गोलियों की बौछार से घायल होने के बावजूद तीसरी पोजीशन क्लियर करने के बाद उन्होंने दुश्मन की चौथी पोजीशन को ग्रेनेड से उड़ा दिया। बहुत अच्छी तरह से बुआ बुआ कह के बोलत रहा, कहा लगे कि जो है कोई वो नहीं रहा, और भतीजे रहे हमारे थोड़े पड़ोस हमहू हैं वहू हैं सब अपने में यहाँ जो है तो बोला बतलावा करते रहे। मम्मी उनकी बहुत सही रहे, वहू बेचारी जो है तो सबका मनती रहे, वैसे वहू मानत रहे। मम्मी पापा सब सीधे रहे, तो जो है जब आवत रहे तब वो करते रहे। उसके बाद जो है तो वहाँ रह लग, तो इनका दिवाई करी। उसके बाद कहा जनियो शादी हो तो कहा तीसर लड़ाई हो जाई तब जो है हम शादी करब, वही नहीं करबे। पहले ठोर पर हमला करते हुए उन्होंने शत्रुओं के 2 सिपाहियों को मार गिराया और दूसरे ठोर पर भी इतने ही सिपाही मारे। तीसरे ठोर पर आक्रमण करते हुए उनके कंधे और पांव पर गंभीर चोट आ गई। अपने घावों की परवाह किए बिना वो हमले का नेतृत्व करते रहे और अपने जवानों का हौसला अफजाई करते हुए एक हथगोले से चौथे ठोर की भी धज्जियां उड़ा दी। जब वो यहाँ पे आते थे खास करके छुट्टियों में, अपनी छुट्टियों में जब यहाँ गांव आते थे तो हम लोगों के साथ में उनका उठना बैठना खेलना कूदना सभी कुछ उनका साथ में होता था। और उनके साथ हम ही क्यों गांव के जितने लड़के थे वो सब दद्दा दद्दा करके उनके पीछे लगे रहते थे। और सबसे बड़ी विशेषता ये थी उनके अंदर कि वो मतलब इतनी सेना में एक मतलब अधिकारी रैंक के होने के बावजूद जब वो गांव आते थे तो बिल्कुल सिंपल और साधारण, ये लगता ही नहीं था कि ये मतलब जो है अधिकारी हैं सेना के। और हम लोगों के साथ में जैसे देहाती भाषा में बोला जाता है उस तरह से बोलना, हम लोग जैसा खेल कूद रहे हैं उसी तरह से खेलना कूदना उनका, और देहाती भाषा में बिल्कुल बोलना। दूसरी चीज़ ये थी कि जब वो यहाँ आते थे तो हम लोगों का जब जीवन दिनचर्या देखते थे, कहते थे कि यार तुम लोगों की क्या दिनचर्या है, खाया पिया खेला कूदा, यार हमको देखो, देश की सेवा करो यार। और ऐसा बताते थे कि सेना में बहुत आराम है उनको। हमसे कहते थे कि वो अपना पूरा एल्बम लेके आते थे, कहीं ग्लेशियर पे बर्फ के पहाड़ों पे वो हैं, कहीं वो गन लिए फायरिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो वो हमको दिखाते कहते वो कितनी आराम है इसमें, देखो बढ़िया बर्फ के पहाड़ों पे चढ़ने को मिलता है
और ये देखो कितने अच्छे से कपड़े, सूट हैं, सब कुछ है। और गोली देखो, AK-47, AK-56 सब दिखाते थे हमको वो, तो जागरूक करते थे, कहते वहाँ अच्छा से अच्छा खाने को मिलता, पीने को मिलता है। हमारी तरह देखो, हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, न कोई तकलीफ है, पूरी आराम है। इसी दौरान उनके सर पर एक से अधिक गोलियां लगी और वे वीर गति को प्राप्त हुए। लेफ्टिनेंट पांडे के इस अदम्य साहस और नेतृत्व के कारण भारतीय सैनिकों को खालूबार पर विजय हासिल करने में मदद मिली और इसके बाद उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। एटीन ग्रेनेडियर्स के योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल की लड़ाई के समय घातक प्लाटून में नंबर 1 स्काउट के तौर पर थे, जिस समय करगिल की जंग के समय खतरनाक बर्फीला तूफान भी चल रहा था। लेकिन 18 ग्रेनेडियर्स के योगेंद्र सिंह यादव के हौसले ना तो वो ठंड डिगा सकी और ना ही बढ़ता हुआ वो बर्फीला तूफान। योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल के टॉप की तरफ बढ़ रहे थे और उनके साथ सिर्फ 7 जवान थे। वो आगे बढ़ रहे थे कि तभी दुश्मन ने हमला कर दिया। उनके सभी साथी जवान शहीद हुए तो योगेंद्र पूरी तरह से जख्मी थे। दुश्मन ने उनके शरीर में काफी गोलियां दागी थी। पूरी तरह से लहूलुहान योगेंद्र सिंह यादव इसकी परवाह करते बिना आगे बढ़ते गए और दुश्मनों को मौत के घाट उतारते चले गए। हमें तो जब पता चला, मतलब वहाँ पे सिकंदराबाद से जो है हमने रडार से फ़ोन किया ऊपर कि फ़लाने रैंक का ये आदमी बंदा ठीक है या मतलब नहीं, तो वहाँ के इनके जो अफसर थे वो बोले मतलब कि वैसे तो ठीक है लेकिन काफ़ी चोट लगी, काफ़ी गोलियाँ लगी हुई हैं, आज उनको ऊपर से नीचे भेज दिया। उसके बाद ये 3 दिन बाद फिर दिल्ली बेस हॉस्पिटल में आए, तब हमें पता लगा। फिर हम सब परिवार के गाड़ी लेके गए साथ में वहाँ इनको देखने के लिए, तो मतलब पहचान नहीं पा रहे थे, काफ़ी गोलियाँ लगी हुई थी, पूरा जो इनका शरीर था खून से लथपथ सा, बड़े बड़े बाल, दाढ़ी बड़ी हो रही थी, तो पहचानने में मतलब बड़ी दिक्कत हुई। देख रहे थे ऐसी वार्ड में घूम रहे थे, फिर बोले कि आ जाओ मैं ही हूँ योगेंद्र सिंह यादव, तब हम वहाँ पे मिले। योगेंद्र यादव के परिजनों ने बताया कि वो पूरी हालत में वहीं पड़े रहे। दुश्मनों को लगा कि वो मर गए हैं। ठीक उसी समय योगेंद्र यादव ने दुश्मन पर ग्रेनेड से अटैक कर दिया। उस धमाके की वजह से ऊपर बैठे दुश्मनों को लगा कि नीचे से इन्फोर्समेंट आई है। फिर उसी हालत में योगेंद्र यादव नीचे गए और सबको हालात से रूबरू कराया। फिर और सैनिक ऊपर गए और उन्होंने टाइगर हिल के टॉप पर बैठे दुश्मनों पर हमला कर वहां अपना कब्जा कर लिया। योगेंद्र सिंह यादव ने 2 दर्जन दुश्मनों को मौत के घाट उतारा, जबकि 19 गोलियां उनके शरीर पर लगी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया। इसी अदम्य साहस की वजह से योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र उनके जीवन काल में मिला। वर्ष 2014 में योगेंद्र को यूपी सरकार ने भी यश भारती सम्मान से नवाजा। योगेंद्र सिंह को जब परमवीर चक्र मिला तब उनकी उम्र महज 19 साल थी। हाँ जी, ये 18 महीने हॉस्पिटल में रहे। वहाँ पे जो इनके जर्नल थे उन्होंने इनको परमवीर चक्र की घोषणा करी। तब इनको 26 जनवरी पे KR नारायण से ये परमवीर चक्र मिला। तो कैसा महसूस करती हैं आप? हाँ, दुख तो था, लेकिन जब ये
घोषणा हुई कि परमवीर चक्र मिला है तो गर्व महसूस होता है बहुत ही फिर तो खुशी का माहौल लगा कि कोई बात नहीं, चोट लगी है, गोले लगी है, लेकिन ठीक हो जाएंगे जल्दी। फिर 18 महीने बाद शरीर स्वस्थ हो गया था इनका। बहुत गर्व करता हूँ, मैं भी आर्मी मैन बनना चाहता हूँ। फील करते हैं और महसूस भी करते हैं और लोगों को बता रखी है कि पापा मेरे नेट पे है, फेसबुक पे हैं। वो कहते हैं ना, बहादुरों का साथ किस्मत भी देती है। एक दुश्मन ने उनकी छाती पर गोली मारी, लेकिन जेब में रखा 5 रुपए का सिक्का था जिसको गोली भेद ना सकी, जिससे उनकी जान बच गई। शरीर में लगी 19 गोलियां भी इस वीर योद्धा को तिरंगा फतेह करने से नहीं रोक पाई। यही है जज्बा भारतीय सैनिकों का, जिन्होंने आज तक 70 साल पहले मिली आजादी को सुरक्षित रखा हुआ है। इन वीरों को नेशनल वॉइस का सलाम। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।